हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग। आज सिस्टम्स ऑफ पार्टिकल एंड रोटेशनल मोशन का सेकंड लेक्चर है और सेंटर ऑफ मास से ही मैं आगे बढ़ने की कोशिश कर रहा हूं। मैंने अपने पिछले लेक्चर में सेंटर ऑफ मास ऑफ टू पार्टिकल सिस्टम एंड पार्टिकल सिस्टम बताया था। देखिए मैंने क्या कहा था, आर सी एम इज इक्वल टू m1r1 प्लस m2r2 प्लस mnrn अपॉन m1 प्लस m2 प्लस mn। n पार्टिकल सिस्टम बताया था ना। इसको हम लोग क्या लिख सकते हैं, दिस वी कैन राइट सिग्मा m r बाई सिग्मा m एंड दैट इज सिग्मा m r बाई m। ठीक है, मैं पिछले टॉपिक से आगे एडवांस कर रहा हूं। आरसीएम इज इक्वल टू, ये फॉर्मेट था, इसको मैं इस फॉर्म में लिख सकता हूं, सिग्मा एम आर बाई एम। सिग्मा का मतलब सम। अब आज मैं जो शुरुआत कर रहा हूं, ये मैंने क्या बताया था, टू पार्टिकल सिस्टम सेपरेट थे, थ्री पार्टिकल सिस्टम, एन पार्टिकल सिस्टम। लेकिन अगर कॉन्टिन्यूअस बॉडी है, ठीक है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन मास का हो रहा है, अगर मास का कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है तो उस बॉडी का सेंटर ऑफ मास क्या होगा। फॉर्म दिया हुआ सेंटर ऑफ मास फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन। मैं इसको हटा रहा हूं, देखिए सेंटर ऑफ मास ऑफ फॉर कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन, डायरेक्ट फॉर्मूला दिया हुआ, आरसीएम इज इक्वल टू, ये क्या था, सिग्मा एम आर बाई एम, यानी इसको लिख सकते थे 1 बाई एम सिग्मा एम आर। यस, तो 1 बाई एम और सिग्मा एम आर अब डिफर कर जाएगा। क्यों? क्योंकि हमारी बॉडी में मास कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूटेड है, m1 m2 m3 इस तरीके से अलग अलग नहीं है, कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन है। और फॉर्मूला क्या होगा, आरसीएम इज इक्वल टू 1 बाई एम इंटीग्रेशन आर डी एम, राइट। इससे डिफर कर जाएगा। कहते हैं वेयर डी एम इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट लोकेटेड एट पोजिशन आर। इसको आप देखिए, ये डीएम का मतलब, मान लीजिए एक रॉड है और इसका पूरी रॉड का मास है, तो हमने ये छोटा सा सेक्शन, डीएम इज द मास ऑफ स्मॉल एलिमेंट, यानी इस एलिमेंट का मास हमने ले लिया डीएम और लोकेटेड एट डिस्टेंस आर, इस तरीके से। ठीक है, मतलब कोई भी है, ये तो मैंने रॉड ले लिया, कोई भी स्ट्रक्चर हो सकता है जिसमें कॉन्टिन्यूअस मास डिस्ट्रीब्यूशन हो, और आर डिस्टेंस पर ये डीएम सेक्शन हमने लिया है, तो हमारा ये फॉर्मूला बनता है। इसमें किसी को प्रॉब्लम नहीं, डायरेक्ट फॉर्मूला है। अभी हम इसको यूज करेंगे और इससे कैलकुलेशन करेंगे। अच्छा स्टूडेंट्स, एक चीज और देखिए, मैंने कहा था कि सेंटर ऑफ मास ऑफ अ बॉडी इज अ पॉइंट इनसाइड और आउटसाइड। इनसाइड तो समझ में आता है, स्फेयर है उसके सेंटर पे होगा, स्क्वायर है उसके डायगोनल जहां पे कट करते हैं वहां होगा, क्यूब है क्यूबॉइड है, सब ठीक है। आउटसाइड द बॉडी कैसे होगा, आउटसाइड ऑफ बॉडी का मतलब क्या हुआ, मान लीजिए एक रिंग है, यस, और रिंग का सेंटर ये है, लेकिन बॉडी तो केवल यही है, तो आउटसाइड बॉडी तो केवल ये है, तो उसके बाहर हो गया। फुटबॉल ले लीजिए, ये शीट नहीं है, रिंग है, एक फुटबॉल ले लीजिए, स्फेरिकल है, पूरा सॉलिड बॉल तो है नहीं, तो बीच में तो कुछ नहीं, मटेरियल तो है नहीं, तो उसके सेंटर बाई सेंटर ऑफ मास होगा ना, राइट। ठीक है ना, तो सेंटर ऑफ मास आउट ऑफ द बॉडी भी पॉसिबल है और इनसाइड भी पॉसिबल है। तो एक काम करिए आप, मैं नया टॉपिक शुरू करूंगा अभी इसी के बाद, लेकिन पहले आप इस फॉर्मूले को नोट करिए। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक हमारा है मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन। मोमेंटम कंजर्वेशन एंड सेंटर ऑफ मास मोशन, देखो इसके बारे में कहा गया है कि अगर किसी भी बॉडी पे एक्सटर्नल फोर्स एक्ट ना करे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास विल रिमेन कांस्टेंट। अगर एक्सटर्नल फोर्स ना एक्ट करे तो वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास रिमेन्स कांस्टेंट। देखिए लिखा हुआ मैंने, इन एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स वेलोसिटी ऑफ सेंटर ऑफ मास इज कांस्टेंट। ये इसका मतलब है जो हमने लिखा है मोमेंटम कंजर्वेशन। अब वेलोसिटी कांस्टेंट है तो मोमेंटम क्या होगा, m इंटू वी, m इंटू वी, मास तो कांस्टेंट रहता है। अब जब वेलोसिटी भी कांस्टेंट हो गई तो इसका मतलब मोमेंटम भी कांस्टेंट हो गया। कहते हैं एक F
फोर्स, जिसको हम टोटल फोर्स कहते हैं, इज एक्टिंग ऑन अ बॉडी ऑफ मास m and produces acceleration a cm, then F is equal to m into ACM. ACM का मतलब सेंटर ऑफ मास। कोई दिक्कत नहीं, एक बॉडी है जिसका मास m है, इस पे फोर्स F, टोटल फोर्स F लग रहा है, तो उसके सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन A प्रोड्यूस हो रहा है। ये मिलेगा मास एंड प्रोड्यूसेस एक्सेलरेशन ACM, यानी सेंटर ऑफ मास में एक्सेलरेशन ACM प्रोड्यूस हो रहा है। तो F इज इक्वल टू ma, रूल से हमने ये किया। अच्छा, अभी आपने ऊपर क्या लिखा है, इफ F is equal to 0, यानी एक्सटर्नल फोर्स इन द एब्सेंस ऑफ एक्सटर्नल फोर्स, यानी एक्सटर्नल फोर्स नहीं एक्ट कर रहा है, तो क्या होगा इन दिस कंडीशन, एंड देयरफॉर m इंटू ACM इज इक्वल टू 0। m इज द मास, वो 0 होता नहीं है, मास तो 0 नहीं होगा ना, तो क्या होगा, A सेंटर ऑफ मास इज इक्वल टू 0, और सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन अगर 0 हो रहा है तो ए क्या है, डी वी बाय डी टी। स्टूडेंट्स, एक्सेलरेशन क्या होता है, ए इज इक्वल टू डी बाई डी टी, तो ए सी एम इज इक्वल टू डी वी सी एम बाय डी टी इज इक्वल टू 0। और आपको मालूम होगा कि किसी भी चीज का डिफरेंशिएशन अगर 0 है तो वो चीज क्या है, कांस्टेंट, यानी कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0 होता है। dv by dt is equal to 0 and therefore vcm is equal to constant। और ये आपका क्लियर हो गया कि vcm अगर कांस्टेंट है तो मोमेंटम p is equal to mv, यानी मोमेंटम भी कांस्टेंट होगा, राइट। तो स्टूडेंट से काम फिर करिए, वीडियो को पॉज करिए और फट से नोट करिए, इसके बाद मैं अगला टॉपिक बताता हूं। स्टूडेंट्स, नेक्स्ट टॉपिक, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड। यूनिफॉर्म मतलब यूनिफॉर्म मास डिस्ट्रीब्यूशन, जो हमने शुरुआत में एक फॉर्मूला बताया था आपको। देखिए, ये रॉड है, डायग्राम उस समय दिखाया था। हमने क्या किया, इसकी लेंथ L और मास कैपिटल M, ठीक है, इसको मैंने रखा, तो ऐसे रखा कि ये अलोंग एक्स एक्सिस है और इसका एक एंड यानी लेफ्ट साइड का एंड ओरिजिन पे यानी 0 पे, ओरिजिन का मतलब 0, तो ये एंड कहां पे हो जाएगा, दिस एंड विल बी एट द L, यानी लेंथ 0 से शुरू होकर के L तक होगी। अब मैंने क्या किया, इसमें स्मॉल सेक्शन dx लिया, राइट, जो कि ओरिजिन से x डिस्टेंस पर है। तो अब इस dx स्मॉल सेक्शन का मास क्या होगा, जनरल डिस्कशन कर रहे हैं। पूरी लेंथ L लेंथ का मास क्या है, कैपिटल M, L लेंथ का मास क्या है, कैपिटल M, तो यूनिट लेंथ का मास क्या हो जाएगा, M बाई L, यस। तो dx लेंथ का मास क्या हो जाएगा, M बाई L इंटू dx। अगर इस लेंथ के मास की मुझे जरूरत पड़ी तो मैं ऐसे निकालूंगा। ये चीज समझ में आ गया, नोट कर लीजिएगा। अब मैं आ रहा हूं सीधे एक्सप्लेनेशन पे। देखिए, सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड, लेट अ रॉड इज प्लेस्ड अलोंग एक्स एक्सिस, दिस इज एक्स एक्सिस, विद इट्स वन एंड एट ओरिजिन, कोऑर्डिनेट सिस्टम के ओरिजिन पर। लेंथ ऑफ द रॉड इज L and its mass is M. Let the small element of thickness dx is at distance x from center origin O. तो अब इसका मास क्या होगा, मैंने यही कहा मास ऑफ द स्मॉल एलिमेंट, क्या मास मानेंगे, dm, तो ये मास क्या हो जाएगा,
ये निकाला ना m बाई एल इंटू डी एक्स, मैंने यहां पे लिख दिया m बाई एल इंटू डी एक्स। फिर से समझिए कैसे निकाला, एल लेंथ का मास m, तो यूनिट लेंथ का मास m बाई एल, तो dx लेंथ का मास m बाई एल इंटू dx, ये मास हो गया। तो अब कहते हैं नाउ व्हाट इज द पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास, देयरफॉर पोजीशन ऑफ सेंटर ऑफ मास यानी xcm, मैंने फॉर्मूला लिखा था 1 बाई एम इंटीग्रेशन x dm, और लिमिट कहां से होगी, 0 से l। ऐसा करते हैं, अब इसको मैं यहां शिफ्ट कर ले रहा हूं, x cm इज इक्वल टू 1 बाय m इंटीग्रेशन 0 टू l x dm, dm की वैल्यू रख दें क्या, m बाय l इंटू dx। अब m और l कांस्टेंट है, इसको बाहर कर लेते हैं, तो ये हो जाएगा m बाई m इंटू l और इंटीग्रेशन 0 टू l x dx। क्या हुआ, m और l बाहर कर लिया, m ऑलरेडी पहले से था, m कैंसिल हो गया, यानी दिस इज 1 बाय l इंटीग्रेशन x, सॉरी इसको सीधे सॉल्व करते हैं, x dx का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा, x स्क्वायर बाई 2 लिमिट 0 से l। यस, अभी क्या है स्टूडेंट्स, देखिए 1 बाई एल ये बचा हुआ है, और x dx का इंटीग्रेशन x स्क्वायर बाई 2 विद लिमिट, मैं इसको यहां पे कर रहा हूं, देखिए दिस विल बी x cm इज इक्वल टू 1 बाई एल, और जब l पुट करेंगे तो l स्क्वायर बाई 2 माइनस 0 पुट करेंगे 0 स्क्वायर बाई 2, दैट इज इनटू l स्क्वायर बाई 2, और ये l कैंसिल हो जाएगा, यानी x cm इज इक्वल टू l बाय 2। इसका मतलब क्या हुआ स्टूडेंट्स कि यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास l बाई 2 यानी इस पूरी लेंथ के मिड पॉइंट यानी सेंटर पर होगा। क्लियर, हम लोगों ने सेंटर ऑफ मास ऑफ यूनिफॉर्म रॉड फाइंड किया है, और हमको बताते हैं कि xcm इज l बाई 2 यानी यूनिफॉर्म रॉड का सेंटर ऑफ मास इस रॉड के सेंटर पर होगा, यानी l बाई 2 पोजिशन, अगर l लेंथ रॉड की है तो उसके हाफ पोजीशन पर होगा। क्लियर, इसमें किसी को कोई डाउट नहीं, हाँ इस पोर्शन में डाउट हो सकता था जो मैंने ऑलरेडी एक्सप्लेन कर दिया, और उसके बाद ये फॉर्मूला मैंने आपको कॉन्टिन्यूअस डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ मास के कंडीशन में सेंटर ऑफ मास का फॉर्मूला ऑलरेडी पहले बता दिया है। ठीक है, तो अब आप एक काम करिए, इसको पॉज करिए वीडियो और पूरा नोट करिए, फिर मैं आपसे आगे की बात करता हूं। राइट, पॉज करके नोट करिए। स्टूडेंट्स, सेंटर ऑफ मास के लास्ट टॉपिक पे मैं आ गया हूं। इसमें मैं आपसे सबसे पहले एक रिजिड बॉडी के बारे में बात करूंगा। रिजिड बॉडी है क्या? रबर की बॉल को प्रेस करिए दब जाती है ना, रबर स्ट्रेच हो जाती है, लेकिन एक सॉलिड स्फीयर है मेटालिक, उसको दबाएंगे तो प्रेस होगी? नहीं होगी। ठीक, इसका मतलब रिजिडिटी का मतलब क्या हुआ? जैसे मैं कहता हूं एक ऑब्जेक्ट है, बॉल है या कुछ भी है, अगर ये रबर की है तो हम प्रेस करते हैं तो दबती क्यों है? दबने का मतलब मॉलिक्यूल्स क्लोज आ जाते हैं, पास आ जाएंगे ना। इसका मतलब मॉलिक्यूल्स में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में डिस्प्लेसमेंट होगा। और वहीं पे अगर हम रिजिड बॉडी की बात करते हैं तो इसका मतलब नोट करिएगा, अ बॉडी इन विच देयर इज नो डिस्प्लेसमेंट इन इट्स पार्टिकल विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर ऑन अप्लाइंग एक्सटर्नल फोर्स। यानी एक्सटर्नल फोर्स लगाने पर इसके पार्टिकल्स में आपस में एक दूसरे के रिस्पेक्ट में बिल्कुल डिस्प्लेसमेंट नहीं होता, ऐसी बॉडी को हम रिजिड बॉडी कहते हैं। अब नॉर्मली अगर हम सॉलिड आयरन का स्फीयर ले लें और उसको प्रेस करें तो कहते हैं डिस्प्लेसमेंट नहीं हो रहा, हाँ कह सकते हैं, लेकिन आउटर मोस्ट सरफेस पे माइन्यूट डिस्प्लेसमेंट हो रहा होगा जो हम ऑब्जर्व नहीं कर पाते, और इसीलिए हम कहते हैं कि परफेक्ट रिजिड बॉडी पॉसिबल नहीं है। अब डिफरेंट बॉडीज के सेंटर ऑफ मास क्या होंगे? तो एक स्फीयर है, इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर हम सिलेंड्रिकल बॉडी बना लें तो इसका सेंटर ऑफ मास यहां होगा। अगर मैं एक क्यूब बना देता हूं
तो इसका सेंटर ऑफ मास कहां होगा? इसके डायगोनल सेंटर पे। ठीक है, अगर शीट है स्क्वायर तो इसके डायगोनल पे होगा। ठीक है, अगर कोन है तो इसमें बीच में नहीं होगा, लोअर पोर्शन में होगा। और अगर इसकी h हाइट है तो प्रोबेबली h/4 यानी 1/4 और 3h/4 h/4 और 3h/4 की पोजीशन होगी। तो इस तरीके से डिफरेंट रिजिड बॉडी के सेंटर ऑफ मास आप यहां पर दिखा सकते हैं। ठीक है, तो अभी हमारा सेंटर ऑफ मास का टॉपिक पूरा कंप्लीट हो गया। सेंटर ऑफ मास जितना आपके कोर्स में है करंट सेशन के 2021 के कंप्लीट डिस्कशन हो चुका है। राइट, थैंक यू, गॉड ब्लेस यू। वीडियो को पॉज करिए और नोट कर लीजिएगा।